नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली अपडेट प्रलय मिसाइल को लेके है। अब सबको कल मैंने बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से कल प्रलय मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया था और प्रलय एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको स्पेशली दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इवेड करने के लिए बनाया गया है। और ये भले ही एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसकी जो पाथ है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह फिक्स्ड पाथ नहीं है। इस वजह से इसको क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा रहा है। और ये लॉन्च होने के बाद कुछ समय तक अपने पाथ को फॉलो करने के बाद फिर अपने डायरेक्शन को चेंज करता है और अपनी पाथ को बदल देता है। और ये चीज मल्टीपल टाइम किया जा सकता है, जिस वजह से इसकी एग्जैक्ट पाथ को प्रेडिक्ट करना किसी भी दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। और अभी डीआरडीओ की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक आज फिर से अब्दुल कलाम आइलैंड से डीआरडीओ की तरफ से प्रलय मिसाइल का एक और सफल परीक्षण को किया गया है। और ये पहली बार है जहां पर 2 दिनों के अंदर ही लगातार 2 बार एक ही बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसमें डीआरडीओ के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों बार ही जो टेस्ट किए गए थे उसमें सभी मिशन ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लिया गया है। लेकिन आज जो टेस्ट किया गया था इसमें हेवियर पेलोड का इस्तेमाल किया गया था। और कल मैंने आप सभी को बताया था कि इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 500 kg से लेके 1000 kg तक हो सकता है। और इसकी रेंज के ऊपर भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, यानी कि हेवियर पेलोड के साथ इसकी जो रेंज होगा वो थोड़ा रिड्यूस हो सकता है, जबकि लाइटर पेलोड के साथ ही अपनी मैक्सिमम रेंज को हासिल कर सकता है। और अगर इसमें हम 500 kg तक की पेलोड का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक होने वाला है, जबकि अगर हम इसमें 1000 kg की पेलोड का यानी कि वॉरेट का इस्तेमाल करते हैं तो इस कंडीशन में इसकी मैक्सिमम रेंज 350 किलोमीटर तक ही सीमित रहने वाला है। अगला अपडेट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को लेके है, जिसको ITCM भी कहा जा रहा था। कुछ लोग इसको निर्भय मिसाइल का सक्सेसर बता रहे थे और इसको निर्भय मिसाइल से डिराइव किया गया था, ऐसे खबर सामने आए थे। लेकिन अभी इस पर बात करते हुए डीआरडीओ की एरोनॉटिकल सिस्टम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेसी थॉमस ने बताया है कि दरअसल ये जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्लेटफॉर्म है जिसको अभी हमारी स्मॉल टर्बोफैन इंजन या मानिक इंजन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आगे चल के इसको बेस करके हम नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल्स को डेवलप करने वाले हैं। अभी इसमें सिर्फ निर्भय मिसाइल की एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें हमारे इंडिजिनस इक्विपमेंट को इंस्टॉल करके टेस्ट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सभी टेक्नोलॉजी आगे चल के भारत को अपनी लॉन्ग रेंज की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने में मदद करने वाले हैं। LRLACM की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर तक होने वाली है और इसकी नेवल वेरिएंट की रेंज इससे थोड़ा ज़्यादा होने वाला है और ये लगभग 1500 किलोमीटर तक होने वाला है। इसको हम सेम लॉन्चर से भी फायर कर सकते हैं जिन लॉन्चर से अभी हम ब्रह्मोस मिसाइल को फायर कर रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में हमारे जितने भी नेवल वॉर्सेस में अभी ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है उन सभी में हम LRLACM को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल के मुकाबले हमारी नई जो मिसाइल होने वाली यानी कि LRLACM होने वाला है एक बेहतर मिसाइल हो सकता है, जिस वजह से हम ब्रह्मोस मिसाइल को इससे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब ये कि ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है जो कि कम्प्लीटली इंडियन टेक्नोलॉजी को बेस करके डेवलप किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये हमको ब्रह्मोस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है, जिस वजह से हम इसको ब्रह्मोस की एक चीपर अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी इसको कुछ हद तक सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करने के लिए भी मॉडिफाई किया जा रहा है और इसकी जो टर्मिनल फेज होगा उसमें ये सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन आप इतना मान के चल सकते हैं कुछ भी हो जाए, ये ब्रह्मोस मिसाइल जितना फास्ट कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा और इसको सिर्फ अभी ब्रह्मोस मिसाइल के एक चीपर अल्टरनेटिव के तौर पर आगे चल के हम लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट लॉइटरिंग मुनिशंस को लेके न्यूज़ 18 की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लगभग 100 सेट की मीडियम रेंज की प्रिसिशन किलिंग सिस्टम को एक्वायर करने का फैसला किया गया है, जिसमें हर सेट में लगभग 12 लॉइटरिंग मुनिशन होने वाले हैं। इनको अभी आर्मी के आर्टिलरी विंग्स को हैंडओवर किया जाने वाला है ताकि दुश्मन की किसी भी टारगेट को बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सके और इनको डिस्ट्रॉय किया जा सके।
मेनली इनको सर्विलेंस या टारगेट लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ड्रोन्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और आर्टिलरी की मदद से उन टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनको सुसाइड अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए अभी आर्मी की तरफ से एक RFI को भी इशू किया गया था, जिसमें कम से कम 10 लॉन्चर के साथ साथ 30 फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन सेंटर को सप्लाई करने की बात की गई है। लेकिन इन सिस्टम को अभी मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर ही हासिल किया जाएगा, यानी कि ये सभी के सभी इंडिजिनस सिस्टम होने वाले हैं और इनको कहीं से भी इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। इनको अभी हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2020 के अंदर इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का कंडीशन रखा गया है। अब ये हमारे नए प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है, क्योंकि अभी ड्रोन्स का जो क्रेज चल रहा है वो काफी बढ़ता जा रहा है और ऐसे कंडीशन में अभी ऐसे कई MSME कंपनी भी सामने आ रहे हैं जो कि ड्रोन्स को डेवलप और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ऐसे में ये उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है, जहां पर वो अच्छे क्वालिटी के लॉयटरिंग मुनिशन को डेवलप कर पाएंगे और इनको आर्मी को डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम ऐसे सिस्टम को एक्वायर करने के लिए इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट है और मोस्टली आर्मी की तरफ से ऐसे कंडीशन में इजरायली ओरिजिन हैरप ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको अभी इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। द हिंदू की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी की तरफ से अभी एक इंडिजिनस इंफ्रारेड सिग्नेचर सेपरेशन सिस्टम को नेवी को हैंडओवर किया गया है। ये एक 3 मेगावाट के डीजल इंजन बेस्ड इंफ्रारेड सेपरेशन सिग्नेचर सिस्टम है, जो कि ओरिजिनली भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत के लिए डिजाइन किया गया था। इसे पूरी तरीके से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है और अभी इसकी प्रोटोटाइप को नेवल सिस्टम एंड मटेरियल के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर समीर V कामत जी के द्वारा हमारी इंटीग्रेटेड नेवल हेडक्वार्टर के चीफ ऑफ मटेरियल एडमिरल संदीप नैथानी जी को हैंडओवर किया गया है। इस सिस्टम की बात करें तो ये हमारी वॉरशिप्स की जो इंफ्रारेड सिग्नेचर है उसको रिड्यूस करने का काम करने वाला है और आज की लड़ाई में हम जितने देर तक दुश्मन की नजर से छुप कर रह पाते हैं, ये हमारी सर्वाइबिलिटी को उतना ज्यादा बेहतर करने वाला है और साथ ही दुश्मन को इंटरसेप्ट करने की हमारी जो चांसेस होने वाले वो उतना ज्यादा बेहतर होने वाला है। अगला अपडेट राफेल डील को लेके है। एक दिन पहले PTI की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी राफेल डील के अंदर किए गए ऑफसेट ऑब्लिगेशन पूरा ना करने की वजह से डसॉल्ट के ऊपर फाइन को लगाया गया है। लेकिन शायद ये जो रिपोर्ट था ये पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि अभी टाइम्स नाउ की तरफ से पब्लिश किए गए रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक्चुअली जो फाइन लगाया गया था वो MBD के ऊपर लगाया गया था। हालांकि डसॉल्ट को अपनी ऑफसेट ऑब्लिगेशन को जल्दी ही पूरा करने के लिए वार्निंग दिया गया है और साथ ही राफेल डील के अंदर इन्वॉल्व सभी फ्रेंच कंपनियों को भी टाइम रहते अपनी ऑफसेट ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए कहा गया और इसके लिए उनको लगभग 7 साल का टाइम दिया गया है। लेकिन इसमें MBDA सबसे ज्यादा नखरे दिखा रहा है, क्योंकि इनिशियली MBDA को अपनी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की 30% को ऑफसेट ऑब्लिगेशन के तौर पर भारत में इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया था। लेकिन जब DRDO की तरफ से इसको लेके MBDA के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की गई तो ऐसे में MBDA की तरफ से कोई भी टेक्नोलॉजी को अभी DRDO के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है, जबकि राफेल डील में इन्वॉल्व बाकी सभी फ्रेंच कंपनियों की तरफ से कुछ हद तक अपनी ऑफसेट ऑब्लिगेशन को पूरा करने की कोशिश किया जा रहा है। और अभी तो सफरान की तरफ से भारत के साथ मिलकर एक नए एरो इंजन को भी डेवलप करने का फैसला किया जा चुका है और अभी वो एरो इंजन के साथ एक नई हेलीकॉप्टर इंजन को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आगे चल के भारत अपनी इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन MBDA यहाँ पर काफी नखरे दिखा रहा है और बताया गया कि ऑफसेट क्लॉज के अंदर भारत MBDA से कुछ हाई एंड की टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसको अभी तक वो भारत के साथ शेयर करने के लिए राजी नहीं हो रहे और इसी वजह से अभी भारत की तरफ से MBDA के ऊपर फाइन को लगाया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।